यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक का बटन भी दबा दें और बेल की घंटी भी दबा दें। वैसे तो रोज हम इसी इतिहास को सुन रहे हैं। राक्षस भुवन के विजय के बाद 1763 के दशहरे में यानी अक्टूबर तक माधवराव गोदावरी के तट पे ही था। वहीं पे उसने नाना फडणवीस को पुणे शहर का मुख्याधिकारी भी बना दिया। और सही मानो मित्रों कि पुणे शहर का विकास नाना ने नारो अप्पाजी तुलसीबाग वाले को अपना असिस्टेंट बना के अभूतपूर्व तरीके से पुणे का विस्तार किया है। पानीपत विभीषिका के प्रहार से एक प्रकार की मायूसी पूरे महाराष्ट्र में छाई हुई थी। हर कोई मराठा जो था उसको अपने भविष्य के जो काले बादल उसे दिख रहे थे उससे भय भी था, चिंता भी थी। और ऐसे अनिश्चित और अंधकारमय वातावरण में कुछ ना कुछ तो हमेशा खास होता है। आप सोचो, आप मानोगे, क्योंकि निराशावादी, ये नकारात्मकता का ये जो राक्षस है ना, उसका उदय ऐसे ही अनिश्चित और अंधकारमय वातावरण में होता है। और ये आम बात है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, आपने भी अनुभव किया होगा। 1761 से 1763 के दशहरे तक ऐसे ही मराठी शाही में सब कुछ हुआ। राक्षस भुवन की संपूर्ण जीत ने मराठों का वो खोया हुआ आत्मविश्वास उन्होंने पुनः प्राप्त किया। अपनी खोई हुई साख को भी उन्होंने प्राप्त किया है। आप घोड़ नदी से देखिए, घोड़ नदी का जो वाकया हुआ था, घोड़ नदी के राघोबा दादा के विद्रोह से राक्षस भुवन के जीत तक का ये जो 9-10 महीने थे ना, इस 9-10 महीने में ये हमारा 17 साल का शब्दशाह युवा पेशवा जो था वो परिपक्व बन चुका था। क्षत्रिय कुलावतंस जो हम श्री शिवराय के लिए कहते हैं, उन्हीं के ये चेले माधवराव ने घुड़सवारी और तलवारबाजी में अपना जलवा पूरी दुनिया को राक्षस भुवन में दिखा दिया। और उससे और एक चीज हुई, ये जो उस वक्त के राजकीय पैतरेबाज थे, विद्रोही थे, पेशवा विरोधक थे, उनको चित करके उनको आसमान दिखाने का काम युवा माधवराव ने किया। दादा ने अपने भाभी माँ को पत्र लिखा है। दादा कहता है, चिरंजीव ने मेहनत और तलवारबाजी में अद्भुत कसब दिखाया। राक्षस भुवन के बाद दादा लिख रहा है। दादा आगे कहता है, उनकी दूरदृष्टि, उनका अनुशासन से मैं प्रभावित हूं। चिरंजीव मृदुभाषी है, हमारी मर्जी का पूर्ण तरह से वो ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन मेरा उत्साह अब जवाब देने लगा है। शरीर भी कमजोरी बीच बीच में जताने लगा है। कोई तीर्थ स्थल जाके ईश्वर के सामने लीन होने का अब मेरा मन करता है। अब क्या बोले, ये आखिरी जो वाक्य है ना, ये इतनी बार दादा ने चबाया है कि आज जैसे वो ट्रम्प का हाल हुआ है ना, बस
उसी तरह दादा का हाल हुआ था। कोई भी अब उस पर विश्वास नहीं रखने वाला, लेकिन दादा ने अपनी रट चालू रखी कि भाई अब नहीं, आप तीर्थ स्थल जाके ईश्वर के सामने लीन हो जाता हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। 26 अक्टूबर 1763 को दादा से मिलके माधवराव गोदावरी तट से पुणे की दिशा में निकला और 2 नवंबर को माधवराव पुणे पहुंचा। वहीं गोदावरी तट से दादा नासिक चले गया क्योंकि उसको लीन होना था भगवान के सामने। है झूठा साला। चाणाक्ष माधवराव ने अपने मामा त्र्यंबकराव पेठे और गोविंद शिवराम को दादा के साथ नासिक भेजा था। ये क्योंकि वो जानता था ये चापलूसी कुछ ना कुछ तो दादा करेंगे, और ये 2 उसके सबसे ज्यादा विश्वास पात्र अधिकारी थे। तो इसके लिए त्र्यंबकराव मामा और गोविंद शिवराम को दादा के साथ नासिक भेज गया। मित्रों, आपने देखा होगा और मैंने पहले बताया भी है कि यहाँ से आगे यानी 1763 से आगे 32 साल 1795 तक निजाम और उसका वो भाग्यनगर दोनों पूरी तरह से ठंडे पड़ गए। लेकिन वो बॉर्डर का किस्सा मैंने सुना है, बॉर्डर फिल्म का, बस उसमें भी यही बताया है। मैं अभी भी वो दोहरा रहा हूं कि ये जो मोमिन है ना, ये अब गाली छोड़ दो, लेकिन इन सबकी जात एक ही होती है। वो मोमिन जब तक मरेगा नहीं, मानेगा नहीं, क्योंकि मरने के बाद उसकी जिंदगी शुरू होती है। अब मराठों ने 1763 में भाग्यनगर को शांत कर दिया था, भाग्यनगर शांत हो गया था। लेकिन दक्षिण में और एक लुटेरू था। उस लुटेरे का शुक्ल काष्ट मराठों के पीछे लग गया। उसका नाम है हैदर अली। 1772 के जून तक मराठे और हैदर, इन दोनों का आपस में घनघोर संग्राम चलता रहा है। मैं बड़े जिम्मेदारी से शब्द ये आपसे कह रहा हूं कि घनघोर संग्राम चलता रहा है। उसको पूर्णत्व देने का काम तो बहुत बार हुआ, लेकिन सफलता पेशवा को नहीं मिली, क्योंकि नियति फिर से एक बार शायद पेशवाओं पे रुष्ट हो गई थी। हमारा युवा माधवराव पेशवा का दुर्दैवी अंत जो हुआ नवंबर 1772 में, माधवराव अपने दादा के भाई, क्या कहेंगे उसे, दादा चाचा की तरह उनका भी अकाली देहांत हुआ। 19 जुलाई 1761 यानी पानीपत के 6 महीने के बाद 18 नवंबर 1772, यहां तक 11 साल बनते हैं। 11 साल माधवराव पेशवा सिर्फ 28 साल का था। वो ज्यादा, क्योंकि वो पेशवा बना तब 16 साल का था, तो युवा माधवराव पेशवा बना। ये अनधिकृत 2 साल जो दादा के हैं बीच के, वो 2 साल छोड़ दिया, तभी 8 साल तो बचते ही हैं। 8 साल माधवराव की पेशवाई लगभग थी। इन 8 सालों में क्या क्या उसने किया। हैदर भेड़िया की तरह हिंदवी स्वराज्य को 8 साल में नोचता रहा। दिल्ली में तो खैर वो अधमरा ठरकी है, उस ठरकी को फिर से गद्दी पे मराठों ने वहां पे बिठा दिया। फायदा कुछ नहीं हुआ। मराठों को लगता था कि फायदा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सल्तनते हिंद बादशाह शाह आलम वो एक किसी मैगजीन में या पुस्तक में मैंने पढ़ा है कि सल्तनते हिंद शाह आलम 80 लाल किले दे पालम। बस यही तक उसका सल्तनते हिंद था, इस एरिया का। बस कितने होते हैं आप लाल किले से कैनॉट प्लेस से आगे
कितने कितने होंगे, 5-6 किलोमीटर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसको और क्या ज़्यादा होगा। बस यही तक सल्तनत हिंद की चलती थी। आगे माधवराव ने मित्रों अपने जीवन भर, यानी जो भी कुछ वो पेशवा था 10-12 साल का, 10-12 सालों में प्रयत्नों की पराकाष्ठा की है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हैदर का संपूर्ण बंदोबस्त वो नहीं कर पाया। मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई गोविंदराव जब मैसूर के वो 7 सूबे लेने गए थे और 7 सूबे गोविंदराव ने जीत लिए थे, तभी हैदर को निपटाने की एक सुवर्ण संधि मराठों के पास आई थी। बहुत जबरदस्त संधि थी, लेकिन वो आधा अधूरा काम छोड़ के नाना ने गोविंदराव को तुरंत पुणे बुला दिया, क्योंकि उत्तर अभियान था वगैरह, वो तो आपने सुना है। लेकिन मित्रों मैं कह दूं, ये जो गलती थी ना, ये भयानक बड़ी गलती बाद में सिद्ध हुई। दादा का विक्षिप्त स्वभाव तो मैंने आपको सुनाया ही है। दादा ने अपने इस विक्षिप्त और अधीर निर्णयों के वजह से उत्तर में पहले ही मराठों का जोर कम कर दिया था और रायता भी फैला के रखा था। नागपुरकर भोसले हो, होलकर हो, ग्वालियर के शिंदे हो, बुंदेला हो, धार के पवार हो, अब ये सब ज्यादा स्वतंत्र निर्णय लेने लगे थे मित्रों। थे तो हिंदवी स्वराज्य के साथ, लेकिन अपने स्वतंत्र स्वयं निर्णय वो लेने लगे थे। मुझे पुणे और सातारा का जो पंजा था वो थोड़ा सा ढीला पड़ गया था। माधवराव को मुख्यतः उसके जीवन का एक लक्ष्य था कि उसको पानीपत का दाग मिटाना था। सीधी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन अब बीच में ये दक्षिण का हैदर, बीच में हैदर का प्रकरण जो था वो बीच में खड़ा हो गया। दादा जैसा आस्तीन का सांप घर में पाल ही रहे थे सब लोग, है ना, क्योंकि दादा के 2 लक्ष्य थे। दादा को पेशवा बनना था और सभी भारत में अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करवाना था। उत्तर का ये पूर्वानुभव जो दादा का है, उसे देखते हुए माधवराव दादा को उत्तर के दिशा में फिर से एक बार भेजने को कतई राजी नहीं था। लेकिन मुहिम तो करनी थी, क्योंकि अर्थ कारण पैसा कहां था, कहां बचा था, 1 रुपया नहीं बचा था। पेशवाओं ने तो अपने परिवार का सोना भी गिरवी रख दिया था। पानीपत में भाऊ ने अपना सोना दे दिया, यहाँ पुणे में पेशवाओं ने अपने परिवार का जितना भी सोना था वो सब दे दिया हिंदवी स्वराज्य को। राक्षस भुवन में जो मित्रों एकजुटता, एक संधता मराठों में दिखी ना, वो बाद में संदेह में पड़ी है। वैसे पटवर्धन हो गए, रास्ते हो गए, शिंदे हो गए और पवार हो गए, ये कुछ गिने चुने 10-12 विश्वास पात्र सरदार माधवराव के पास बचे थे। अब जैसे मैंने ऊपर कहा, ऐसे ही अस्थिरता में 1762 में हैदर पे पहला हमला मराठों ने किया, लेकिन वहां भी दादा के इस अड़ेल और रगेल स्वभाव से वो जो मुहिम 62 की मुहिम थी वो मराठों को आधी छोड़नी पड़ी। यानी समय भी मराठों का बर्बाद हुआ और मुख्य था पैसे की बड़ी बर्बादी हुई। क्या मिला, 50,000 भी पूरे नहीं मिले उस मुहिम से। और दादा तो 64 में नासिक में था, जैसे मैंने पहले शुरुआत में बताया दिया, वो भगवान के सामने लीन होना चाहता था, तो 63 में गया, वो 64 में वहीं नासिक में ही था, स्नान संध्या शायद करता होगा। पुणे में गोविंदराव के साथ माधवराव पुनः कर्नाटक का माधवराव ने रुख कर लिया। लेकिन ये दादा, उसका वो कीड़ा था ना दिमाग का, वो चुप नहीं बैठ सकता था। ये हमारा दोगला सन्यासाश्रम लेने के लिए नासिक गया हुआ दादा
जैसे उसको पता चला कि माधवराव कर्नाटक में निकल गया है, दादा भागते 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 उस मुहिम में आके माधवराव के साथ शामिल हो गया। अच्छा, वहां जाता, लड़ता, कुछ पैसे जोड़ता, अच्छा था। लेकिन वहां पे भी राघोबा दादा ने दूध में नमक डालने का काम कर दिया और उससे भूतो न भविष्यति क्षति अपने हिंदवी स्वराज्य को उसने पहुंचाई। हैदर के साथ संधि हुई, लेकिन ये दादा है जो हैदर से संधि उसके अनुकूल कर दी, म्हणजे अकॉर्डिंग टू हैदर्स इंटरेस्ट दादा ने संधि पे हस्ताक्षर किए। बताओ कितना, मैंने क्या कहे, ये मूर्ख नहीं होते, ये मूर्ख नहीं होते, ये राक्षस प्रवृत्ति के कुछ आदमी होते हैं। 1767 में तीसरी बार माधवराव कर्नाटक आ गया, 1769 में आगे चौथी बार वो गया है, लेकिन चारों बार पहले 69 की बताता हूँ। 69 में चौथी बार गया, वहां भी जीतने का चांस था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए वो चिमाजी अप्पा को पहली खांसी हुई, न्यूमोनिया हुआ, शायद टीबी की वजह से वो वसई, मैंने सुना है, आप जानते होंगे कि वसई में आधा अधूरा वो मुहिम छोड़ के चिमाजी अप्पा कफ और खांसी से परेशान पुणे लौटा था। वही हाल हमारे इस माधवराव युवा का हो गया, माधवराव पुणे लौटा। वैसे बता दूं कि पेशवा के डीएनए में शायद कुछ प्रॉब्लम है। हर पीढ़ी में, पेशवा के हर पीढ़ी में एक को मित्रों टीबी हुआ है, एक को टीबी हुआ है। अभी मैं 1960-65 तक तो मैं जानता ही हूँ, हर एक पीढ़ी को टीबी हुआ है, उनके डीएनए में वो कुछ प्रॉब्लम है। माधवराव उस खांसी के वजह से पूना लौटा। हैदर का बंदोबस्त 4 बार कर्नाटक में जाते भी मराठे नहीं कर पाए। पानीपत के बाद उत्तर भारत तो जानते हैं पूरी तरह से अराजकता में डूबा हुआ था। दिल्ली पे नजीब राज कर रहा था और उसके साथ में वो जीनत भी थी, है ना, भूले आप? हाँ, याद है ना जीनत? हाँ, बस 1772 तक तो वो कठपुतली सल्तनते हिंद दिल्ली में बैठा था। नजीब हो, शुजा, अवध का शुजा हो, वो रोहिलाखंड के चवन्नी छाप नवाब हो, इन नवाबों का तो मशरूम उत्तर भारत में उग आया था। हाँ, जहां भी देखो छोटी सी रियासत, उसका होगा एक नवाब। रामपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, पता नहीं 885 है, वो मेरे पास है उसकी डिटेल, लेकिन यार वो मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं आपको कहाँ से सुनाऊं। अगर आप चाहे तो 1761 के बाद का उत्तर का जो इतिहास है ना, उस पे हम लोग झांक सकते हैं अगर आप चाहे तो, वरना मराठे शाही तो 1818 तक तो चलने वाली ही है, आप सब जानते हैं। हाँ? लेकिन बीच में एक एपिसोड नजीब का जरूर करेंगे, क्योंकि 1770 में नजीब को कब्र में ढकेल दिया गया, तो उसका जो अंत है ना, वो जरूर मैं आपको सुनाऊंगा। और ये अपना अय्याश ठरकी सल्तनते हिंद मुगल निर्वासित बन के मित्रों प्रयागराज में अवध के शुजा की मुफ्त की रोटी तब तक तोड़ रहा था जब तक नजीब जिंदा था। दिल्ली में वो गया ही नहीं था, प्रयागराज में ही था। नजीब के मरने के बाद वो दिल्ली गया है। हाँ? तब तक दिल्ली में वो युवा राजपुत्र कहेंगे, उसका कोई उर्दू वर्ड है, भूल गया मैं, जवान बख्त मैंने आपको सुनाया था, वो दिल्ली पे राज कर रहा था। जीनत बिब्बी तो हमारी दिल्ली में ऐश कर रही थी। हाँ, इस मुस्लिम वर्चस्ववाद के पतंग वहां दिल्ली में उड़ा रही थी, और उसी पतंग उड़ाते उड़ाते अब तक शांत बैठे जाटों से वो भिड़ गई।
अब जाठौन से पंगा लेना जीनत बीबी को सबसे ज्यादा महंगा पड़ा है। भाई आराम से अपना अपना राज देख रहे थे, आपके उस झमेले में वो पड़े नहीं थे, उनको वैसे ही रहते ना। नहीं, ये मुस्लिम वर्चस्ववाद, उम्मा उम्मा उम्मा, हाँ क्या दारुल इस्लाम बनाना है, गजवाए हिंद करना है, तो लो पंगा फिर जाठौन से। क्या हुआ? अरे बहुत इंटरेस्टिंग वो इतिहास है। सूरजमल जी ने दिल्ली पे तुरंत कब्जा कर लिया। इतिहास बड़ा प्रेरणादायी और रोमांचकारी इतिहास है। ये सब मैं सुनवा सकता हूं अगर आप चाहे तो, क्योंकि मैं यहाँ आपके लिए हूं। और एक बात बता दूं, ये 17 जितने भी आधे अधूरे ज्ञान वाले ये जो इतिहासकार है ना, जिन्होंने 1860, 1880, 1899, 1910 में कहीं का सुन के मैं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, इस भानुमती ने जो कुनबा जोड़ा है ना, वो जोड़ के इतिहास लिखने वाले एक पूरी पीढ़ी तैयार हो गई थी इन 40-50 साल में। इन पे मित्रों मैं पूर्ण विश्वास नहीं रख सकता, क्योंकि इन सब का जो प्राइमरी सोर्स है ना, वो प्राइमरी सोर्स पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि ये जो 100-125 साल पहले की घटनाएं हैं, ये उठाई कहाँ से है। ये प्राइमरी सोर्स हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। किसी तवारीख चाटुकार के वो अतिशयोक्तिपूर्ण बकवास को हम सत्य मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। पानीपत के बाद अब्दाली जल्दबाजी में क्यों भागा, हमारे पुस्तकों में कहीं भी उसका जिक्र नहीं है। हा? बस यहाँ पैचेस लगा देते हैं। सत्य हमें पता चलता है फारसी इतिहासकार से, लेकिन फारसी का इंग्लिश में तो ट्रांसलेशन हुआ है, हिंदी और उर्दू और हमारी मराठी और अपनी 22 भाषाओं में नहीं। क्यों नहीं किया गया? जीनत के मथुरा हमले की जब जीनत ने योजना बनाई, तो अब्दाली के जो पठान थे उन्होंने तो मथुरा पाव रखने से मना किया, लड़ना तो बहुत दूर की बात है। वो क्यों किया? उसका कारण किसी तवारीखकार ने यहाँ पे दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया? वो नूर मोहम्मद कोई है, नजीब का आत्मवृत्तकार, वो आत्मवृत्तकार है, लेकिन उसने वो आत्मवृत्त लिखा है नजीब मरने के 110 साल बाद। अब बताए क्या कहे? अब उसमें नूर के मन में जो आएगा वो नूर लिखेगा, या नूर उसको डायरेक्शन वही देगा। हाँ, मुझे तो लगता है नागा साधु का जो तांडव मराठा पठानों ने देखा था ना उस दिन, उससे पठान डर गए थे। लेकिन ये वाक्य आपको कहीं मिलेगा नहीं। वही तो मैंने जो बोला ना, वो चाशनी में डाल के डुबो के मीठा करके उसकी धार निकाल के पेश करते हैं। ऐसे अनंत प्रश्न है, ये तो मेरे मन में आए इसलिए मैंने बताया। अनंत प्रश्न है जिसके उत्तर आज तक हमें नहीं मिले, क्योंकि इतिहास हम जानते हैं हमेशा एक तरफा ही लिखने की कोशिशें होती रही हैं। बहुत बार, बहुत ज्यादातर बार वही कोशिशें आज भी होती है। अगर कांग्रेस का इतिहास और 25 साल के बाद आप देखोगे तो बस आप ही अनंत प्रश्न आपके मन में खड़े होंगे। इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि हमें सर्व विचार के, सर्व भाषा के लेखकों को पढ़ के ही इतिहास के बारे में अपना मत बनाना चाहिए। मित्रों, मेरी प्रामाणिक इच्छा है ये। और सबसे आखिर में आप सबसे मित्रों एक करबद्ध प्रार्थना है यार। अब सबको पता चला है कि लगातार रोज 100-150 हम ऐसे मित्र हैं जो रोज इतिहास को सुनते हैं। आप देखिए उतनी व्यूअरशिप होती है, ज्यादा तो है नहीं। हाँ, इच्छा मेरी ये है कि अपने दूसरे कोई इतिहास प्रेमी आपका मित्र होगा, ग्रुप होगा, उसमें यार ये शेयर जरूर करो। अच्छा, पूरा एपिसोड ना करो, लेकिन उसमें से एक अनसुना और सच्चा इतिहास सुन के जो आपको आनंद दे वो तो तोड़ के वहां पे भेज दो, उसको भी अच्छा लगेगा।
अगर उसे अच्छा लगेगा मित्रों तो वो अपने ग्रुप में वो शेयर करेगा। तो कृपया शुरुआत तो करो, थोड़ा सा 2-3 मिनट जाएगा, लेकिन हम मेरे लिए, एक मित्र के लिए कृपया ये शेयर करने का कष्ट आप जरूर उठाएं, जरूर। क्योंकि मेरी इच्छा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सनातनी मित्रों को पूरा सत्य इतिहास उनके समझ में आए, क्योंकि मेरा लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य वही है। कसम से आज 5 साल हो गए मैं इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। बहुत मित्रों हो गया ये गोरे चाटुकार और वामपंथियों का आधा सच आधा झूठ, और उनकी वो भाषा और वो तुष्टीकरण। उब आया हूँ मैं, उब गया हूँ। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ज़्यादा किताबें भी खरीदता नहीं हूँ कि, और मुझे जो चाहिए वो सब किताबें आउट ऑफ रीच है भाई। 2-2.5 हज़ार की किताबें हैं आराम से लेना पड़ेगा। उतना मैं क्या कहते हैं, 10-20 हज़ार की किताबें मैं नहीं मंगवा सकता। कृपया शेयर जरूर करें, हाँ, और लाइक मुझे जिंदा रखने के लिए करें। वंदे मातरम।